नमस्कार दोस्तों, मैं निशा आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेरा के ऊपर। रेरा के ऊपर बात करने से पहले हम रेरा की फुल फॉर्म जान लेते हैं। RERA, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ रेरा। अब बात करते हैं कि रेरा कब आया है इंडिया के अंदर। रेरा आया 1 मई 2016 को, लेकिन कम्प्लीटली वर्किंग हुआ है 2017 के अंदर। क्या जरूरत थी रेरा की इंडिया के अंदर? 2016 से पहले जितनी भी बैंकिंग मार्केट है उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी थी RBI, और जितनी भी शेयर मार्केट है उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी थी सेबी। लेकिन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने वाली कोई भी अथॉरिटी मार्केट के अंदर नहीं थी, इसीलिए 2016 में रेरा इंडिया के अंदर आया है। अब बात करते हैं कि रेरा से पहले किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है कस्टमर्स को और डेवलपर को। तो अब बात करते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम्स रेरा से पहले की। तो जो एक पॉइंट आता है कि पोजीशन बहुत डिले होती थी और कस्टमर उसी में फंसा रहता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पोजीशन डिले का सामना करना पड़ता था कस्टमर्स को। सेकंड रीजन है फेक प्रोमिसेस। डेवलपर के द्वारा कस्टमर्स को बहुत सारे फेक प्रोमिसेस किए जाते थे, लेकिन पोजीशन के टाइम पे वो पूरे नहीं किए जाते थे। तो ये भी एक रीजन था। थर्ड है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। डेवलपर कस्टमर को ऐसी फोटोज दिखाता था प्रोजेक्ट्स की जो कि मिसलीडिंग की जाती थी और वो चीजें पोजीशन के टाइम पे नहीं मिलती थी। फोर्थ है कारपेट एरिया डिफाइन नहीं होता था। कारपेट एरिया को सुपर एरिया को कारपेट एरिया बता के सोल्ड कर दिया जाता था और लास्ट पोजीशन के टाइम पे उनको एरिया कम मिलता था। फिफ्थ रीजन है स्ट्रक्चर डिफॉल्ट का। स्ट्रक्चर डिफॉल्ट भी बहुत होता था। 1000 की बुकिंग होती थी और लास्ट में कस्टमर को 1200 दिया जाता था और उसके एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते थे। उस टाइम पे भी कस्टमर फंस जाता था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका सामना कस्टमर्स को करना पड़ा है। अब बात करते हैं हम बिल्डर की। बिल्डर को किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? बिल्डर को सामना करना पड़ा है पेमेंट डिले का। पेमेंट डिले होती थी, कस्टमर कभी भी प्लान के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करता था। तो इस तरह से बिल्डर को भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। चलो अब हमने बात किया नेगेटिव पॉइंट्स की, तो अब बात करते हैं कि रेरा आने के बाद पॉजिटिव क्या हुआ है, क्या चीजें अच्छी हुई है। तो जो कस्टमर को बेनिफिट हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि कस्टमर को बुकिंग अमाउंट अब सिर्फ 10% ही पे करना पड़ता है। लेकिन पहले डेवलपर कस्टमर से भी कोई भी अमाउंट मांग लेता था बुकिंग के लिए, लेकिन अब भी सिर्फ कस्टमर 10% पे ही करेगा बुकिंग के लिए प्रोजेक्ट का नहीं, अपने यूनिट्स का। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर पोजीशन डिले होती है तो डेवलपर कस्टमर को इंटरेस्ट पे करेगा, जितनी भी उसकी अमाउंट डेवलपर के पास होगी, और वो उतना ही इंटरेस्ट पे करेगा जितना अगर कस्टमर डिले करता है तो डेवलपर उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। थर्ड रीजन है कि पोजीशन के टाइम पे अगर डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट में चेंजेस करता है तो उस पहली बात तो कर ही नहीं सकता है। अगर फिर भी करता है तो जितने भी बुकिंग वाले कस्टमर्स हैं डेवलपर को उनका 2/3 बंदों की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ रीजन थे कि जो बेनिफिट हुए हैं कस्टमर्स को और डेवलपर्स को। अब बात करते हैं कि कहाँ पर रेरा अप्लाई होगा, कहाँ पर रेरा की जरूरत है। जितने भी 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की लैंड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन पर रेरा अप्लाई होगा, और जितने भी 8 यूनिट से ऊपर के अपार्टमेंट है वहां पर रेरा अप्लाई होगा। रेरा का रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकता है? कंपनीज, बिल्डर, डेवलपर और रियल एस्टेट एजेंट। आज के लिए इतना काफी है। मैंने बहुत सारे डिटेल आपको बहुत सरल और नॉर्मल भाषा में दे दिए हैं। अगर आपको रेरा और या किसी भी चीज के बारे में, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीजों के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट करें, और कृपया करके प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री श्याम।